हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएँ। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 तो पढ़ लिया। अब पार्ट 2 चल रहा है, जो नाथद्वारा शैली से चलेगा पार्ट 2। तो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में ही दिखाई देता है। यानी मेवाड़ शैली का जो दूसरा दौर है, दूसरा टाइम है, वो नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। वो कैसे देता है, तो आगे पढ़ते हैं। नाथद्वारा में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। नाथद्वारा में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथद्वारा में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नाथद्वारा में पुष्टमार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र हैं पिछवाइयाँ, जो श्री कृष्ण के चित्रकारी के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें पिछवाइयों में कौन कौन से चित्र आते हैं, जैसे कृष्ण भगवान से रिलेटेड कौन कौन से चित्र आते हैं, तो वो 18वीं सदी में आते हैं। कृष्ण से रिलेटेड चित्र आते हैं। बहुलता के कारण यशोदा कौन थी? कृष्ण भगवान की माँ। नंद, बाल गवाल, गोपियाँ और वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से पिछवाइयाँ नाथद्वारा शैली राजसमंद में मिलता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। वल्लभ संप्रदाय के संतों का और कृष्ण भगवान से रिलेटेड, यानी उसकी कृष्ण भगवान की लीला में रिलेटेड, जैसे यशोदा, नंद, बाल गवाल यानी गवाले के रूप में बाल कृष्ण और गोपियाँ, इनका चित्र इस नाथद्वारा शैली में दिखाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पिछवाइयाँ किसके चित्रों से रिलेटेड, किस भगवान के रिलेटेड चित्रों से रिलेटेड थी, तो ये थी कृष्ण भगवान के चित्रों से। तो वल्लभ संप्रदाय के संतों का भी इसमें चित्रांकन मिलता है। और इसमें दोस्तों कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, मोटे मोटे तौर पर हम बता रहे हैं। इसमें हरे और पीले रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप कि इसमें हरे और पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति और गायों का मनोरम दृश्य, यानी श्रीनाथ जी की आकृति मिली है और गायों का मनोरम दृश्य देखने को मिला है। आसमान में देवताओं का अंकन और पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, यानी पीछे बैकग्राउंड में वनस्पति मिली है। और साइड में कदली केले के वृक्षों का प्रधानता दिखाई गई है। तो साइड में तो केले के पेड़ उगे हैं और पृष्ठभूमि यानी ज़मीन पर दोब हरी घास उगी हुई है, सघन वनस्पति यानी छाई हुई है वनस्पति। तो श्रीनाथ जी की आकृति मिली है और गायों का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है, और जिसमें श्री कृष्ण ग्वाला बनकर पेड़ की छांव में बैठा हुआ है। तो ऐसा चित्र यहाँ पर नाथद्वारा शैली में दर्शाया गया है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त चित्र मिलते हैं, जिनमें नारायण के हैं और चतुर्भुज और रामलिंग और चंपालाल और घासीराम और तुलसीराम आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के बहुत ज़्यादा चित्र मिलते हैं और नारायण के भी बहुत ज़्यादा चित्र मिलते हैं। चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, तो इनको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं हम। चंपालाल का लड़का था, कौन था? चंपालाल का, ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं हम, चंपाराम, चतुर्घासी, तुलसी।
चंपा राम चतुर्घासी तुलसी। तो चंपा से चंपालाल, राम से रामलिंग, चतुर से चतुर्भुज, घासी से घासीराम, तुलसी से तुलसीराम। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनके पीछे वर्ड में लगा हुआ राम, घासी, घासी प्लस राम, तो इसमें भी राम लगा हुआ है। तो घासीराम, तुलसीराम, चंपालाल, रामलिंग, चतुर्भुज। तो चंपाराम चतुर घासी तुलसी, ये हैं प्रसिद्ध नाथद्वारा शैली के चित्रकार। महिला चित्रकारों में है एक तो खाने की इलायची, तो एक महिला का नाम है इलायची और एक का नाम है कमला, जो पार्वती उसका लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द आती हैं, कमला रमाश्री। याद आ गया आपको। तो ये महिला चित्रकारों में दो महिलाएं हैं। ये तो खाने की चीज़ का नाम इलायची, तो अब इलायची तो आपने खाई होगी, तो इसमें इलायची है और एक कमला है। और चंपा राम चतुर घासी तुलसी और बाबा रामचंद्र तो छोई। अब देवगढ़ शैली आ जाती है दोस्तों। कौन सी शैली आती है? देवगढ़ शैली। इसमें घबराना नहीं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से याद कर लेंगे हम। तो नाथद्वारा शैली में तो मेन पृष्ठ ये दिखाया गया है। ये मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर का क्या था? नाथद्वारा शैली प्रमुख दौर की दूसरी बेस्ट शैली रही है मेवाड़ शैली की। और नाथद्वारा में पुष्टमार्गीय संप्रदाय का भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ रही है। और यहाँ पर चित्र किसके दिखाए गए हैं? ब्रज शैली से संबंधित चित्र दिखाए गए हैं, कृष्ण भगवान से रिलेटेड चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें कदली का पेड़ हो और बैकग्राउंड में वनस्पति, सघन वनस्पति छाई हुई हो, और पिछवाइयाँ के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ की प्रमुख पेंटर रहे हैं घासीराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज और एक रहा है चंपालाल। तो ये रहे हैं। और दो महिलाएं यहाँ की चित्रकार रही हैं, एक तो कमला और इलायची। तो चलते हैं देवगढ़ शैली में। और इसमें दोस्तों नाथद्वारा शैली में हरे और पीले रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है और 18वीं सदी के चित्र हैं इसमें। तो ये था मेन पृष्ठ इसका पूरा। अब देवगढ़ शैली को पढ़ लेते हैं। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकाधीश चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। तो दोस्तों देवगढ़ एक ठिकाना था जिसको 1680 में, कब की बात हो रही है? 1680 की। तो 1680 में स्थापित किसने किया था देवगढ़ ठिकाने? तो वो किया था दोस्तों महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकाधीश चुंडावत ने। अब द्वारिकादास कौन था? द्वारकाधीश और द्वारका दास। द्वारिका का दास चुंडावत, ये कोई गांव का नाम नहीं है यहाँ पर, ये एक व्यक्ति का नाम है, एक राजा का नाम है, जो रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने का स्थापना 1680 में की थी, महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में की थी। तो ये हो गया इसका महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने का स्थापना 1680 में की थी। इसके पश्चात यही से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ है और यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। तो याद कर लेना, जो देवगढ़ ठिकाने में सामंत आते हैं, देवगढ़ ठिकाने में सामंतों ने शासन किया था, तो वो किससे रिलेटेड हैं? 16वें उमराव कहलाते हैं वो सब सामंत जो राजा ने शासन किया था यहाँ पर। देवगढ़ शैली मारवाड़ और जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। तो एक कान खोलकर बात सुन लो। देवगढ़ शैली एक तो मारवाड़ और एक जयपुर और एक मेवाड़, इस शैली से समन्वित रूप है। और इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से भी पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे
द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली की प्रमुख चित्रकारों में भगता, कौला और कौलादित्य हैं। हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ हैं। और प्राकृतिक परिवेश हैं, चारों ओर प्राकृतिक छाई हुई है वनस्पति और शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं इसमें, और अंतपुर दिखाया गया है और राजसी ठाट बाट दिखाए गए हैं। राजाओं का ठाट बाट कैसे रहते थे, कैसा उनका खान पान था, उनका कल्चर दिखाया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर इसको फिर से समझा जाए तो देवगढ़ शैली को देवगढ़ से ही शुरुआत की जाए तो देवगढ़ ठिकाना की स्थापना 1680 में रावत द्वारकादास चुंडावत ने की थी। किसके काल में की थी, किसके शासन काल में की थी? तो वो की थी महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में 1680 में। और यहाँ के जितने भी सामंत हुए हैं वे 16वें उमराव कहलाते हैं, यानी राजा हुए हैं। और देवगढ़ शैली मारवाड़ और जयपुर और मेवाड़ से समन्वित हैं। और इसे देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? डॉक्टर श्रीधर अंधारी। और इस शैली का प्रमुख चित्रकार में है भगता, कौलादित्य, कौला प्रथम और नंगा, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ। हरचंद, नंगा, ये दोनों एक साथ दो बोल के देखो, ये नाम मिलेंगे वर्ड। और ये चोखा एवं बैजनाथ, चोखा बैजनाथ चोखा, बैजनाथ चोखोचो। तो ऐसे याद करना ही है हमको। चोखा एवं बैजनाथ ये एक ही नाम है? नहीं है, ये अलग अलग नाम है। चोखा बैजनाथ, तो बैजनाथ चोखा आपको मिलान करके आपको याद करना है बस। और आपसे इनसे तो आपको इनके क्या काम है, बस आपको तो कैसे भी करके याद करना है। तो भगता, कौला प्रथम, कौलादित्य, हरचंद, नंगा, चोखा और बैजनाथ। इसमें प्राकृतिक परिवेश मिला है, शिकार के दृश्य मिले हैं और अंतपुर मिला है और राजाओं के कल्चर मिले हैं, राजसी ठाट बाट मिले हैं। और श्रृंगार मिले हैं रानियों के, राजाओं के रानियां थी, उनके श्रृंगार भी मिले हुए हैं। किसमें मिले हुए हैं? यहाँ पर कोई खोजबीन नहीं की गई, यहाँ पर चित्रों में मिले हुए हैं। उसके रिलेटेड फिर इस किताबों में शैलियाँ बनाकर छापा गया है। यह है सिस्टम। सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर किसके रंग का प्रयोग किया गया है? पीले रंग का। नाथद्वारा में तो पीला और हरे का ज़्यादा किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा पीला रंग का प्रयोग किया गया है। इस शैली की भित्ति चित्र है अजारा की ओवरी, यानी मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। तो मोती महल आदि में देखने में, मोती महल कहाँ है? देवगढ़ में। चित्र अजारा की ओवरी हैं। इस शैली के भित्ति चित्र में क्या आते हैं? अजारा की ओवरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवगढ़ शैली में भित्ति चित्रों में किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और क्या मिलता है? मोती महल में मिलता है अजारा की ओवरी। मारवाड़ शैली आ जाती है। तो मारवाड़ शैली पढ़ लेते हैं, फिर मारवाड़ शैली के बाद में हम दूसरी शैली पढ़ेंगे। ये भी हमने मेवाड़ शैली पढ़ी थी। तो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर के दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टित होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार संगदर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया है। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन औद्ध निर्वृत्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो फिर से एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं इसको। मारवाड़ शैली में क्या क्या मिला है। मारवाड़ शैली जोधपुर के दरबारी शैलियों में के रूप में देखी जा सकती है
और इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर और अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और अजमेर, इनके भागों में इसका प्रभाव रहा है। और कुछ तिब्बती इतिहासकार हुए हैं जैसे लामा तारानाथ, इन्होंने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार सरंगधर का उल्लेख किया था, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया है। यानी इसने यक्ष शैली की उद्घाटन की है या बनाया है, कैसे भी मान लो, जन्म का मतलब यही है पश्चिमी भारत में। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन उद्यन वृत्ति में मिलते हैं और यह मारवाड़ी साहित्य में के प्रामाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। अब आती हैं दोस्तों जोधपुर शैली। ये मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का सबसे ज़्यादा नया परिवेश और नया निर्माण, नई चित्रकारी पर ध्यान देते हुए किसने ज़्यादा काम किया है? तो मालदेव ने किया है। तो इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें कहाँ पर मिलते हैं? चौखेलाव महल में मिलते हैं। चौखेलाव महल जोधपुर में हैं तथा चित्रित उत्तराध्ययनों सूत्र से प्राप्त होते हैं कि सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त हैं। सन 1610 के लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त हैं। अब आती है गाइज हाल तो जोधपुर शैली चलेगी। जोधपुर शैली में एक मोड़ आता है, जो एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया था। तो वो मोड़ कैसा आता है तो उसको पढ़ लेंगे हम। कर्षण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। यानी एक तरफ चित्र में मुगलों का शासनों को दर्शाया गया है और एक तरफ कर्षण की चरित्र की विविधता को दिखाया गया है। तो महाराजा अजीत सिंह हुए थे। कौन हुए थे गाइज? महाराजा अजीत सिंह। इसके शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव हुई है। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा अभय सिंह वे हैं जो नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय में जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। तो ये कहाँ पर देखने को ज़्यादातर मिलेंगे? सुरक्षित रूप से जयपुर में। आपको कुछ संग्रहालय के नाम दिए गए। मेहरानगढ़ किला है एक, वहाँ पर एक मेहरानगढ़ के किले के अंदर एक संग्रहालय बनाया गया है, वो जोधपुर में है दोस्तों। तो जोधपुर में हम कुंवर संग्राम सिंह संग्रह ये जोधपुर में ही क्या है? कुंवर संग्राम सिंह संग्रह और जयपुर में सुरक्षित इनको देखा जा सकता है। तो इसमें क्या है? एक चित्र और दर्शाया गया है, महाराजा अभय सिंह का नृत्य कर रहे थे तो उसका चित्र बनाया गया है 1725 ईस्वी में। महाराजा मान सिंह आते हैं। अब कहते हैं महाराजा मान सिंह ने धरती पर अवतार ले लिया है, जो टोंक जिले के टोडा राय सिंह गाँव में कानाराम बेरवा नाम उसका, बेरवा के घर में जन्म लिया है। तो वो राजा मान सिंह की बातें बताते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये राजा मान सिंह ही हैं। तो पुनर्जन्म हो चुका है गाइज। आज की ये ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही हैं। तो महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है और नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने
नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए हैं। यानी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए जिनकी संख्याएं गिनी न जाती हो। तो इस समय के प्रमुख चित्रकार में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्र परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो इनमें ज़्यादातर चित्रकारों के दास लगा हुआ है, तो आप याद कर सकते हैं, याद ही तो करना है हमको। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, और भाटी भी लगा हुआ है, शिवदास भाटी, दास हैं इत्यादि प्रमुख हैं। और दाना भाटी डबल बार आ गए हैं। तो दाना भाटी द्वारा निर्मित मारवाड़ के चित्रों का चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो गाइज, महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 ईस्वी में मारवाड़ की चित्रकला का चरमोत्कर्ष मिला है, और इसने ही इसको उड़ान को ऊंची पहुंचाया है, मारवाड़ की चित्रकला को। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए थे जिनकी गिनती ही न की गई हो, और ये बहुत सारे चित्रकार हुए हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों का प्रेमाख्यान प्रदान विषय बहुत ज़्यादा रहा है, और इन्हीं प्रेम ख्यालों में से ढोला मरवण, यानी ऐसा मानो कि युवराजों ने प्यार किया था और उनकी कहानियाँ आज फेमस है। एक तो ढोला मारू और एक मोमल महेंद्रा की, एक रूपमती बाज बहादुर की, एक कल्याण रागिनी की, ये प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे और चौड़े होते हैं, और जो इनकी गठीला बदन होता है यानी गांठ के जैसा, और इनके गाल, मूंछ और ऊंची पगड़ी होती हैं, और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण होते हैं, और बादाम सी आंखें होती हैं, और ऊंची पगड़ी रखते हैं, और जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। और स्त्रियों में क्या होता है, हाँ ये तो वो पुरुषों को के। अब स्त्रियों में वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा होता है, यानी पूरा लहंगा, और ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंग का बाहुल्य है। जो स्थानीय विशेषता हैं। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है, यानी प्रकृति का चित्रण तो हुआ है, बट मारवाड़ के ये परिवेश है ना, जो प्रकृति का परिवेश है उसके अनुकूल हुआ है, उसके अनुसार हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को बेखूबी दर्शाया गया है। एक खंजन पक्षी हुआ करता है, उसको बहुत ज़्यादा इसमें दर्शाया गया है अच्छे तरीके से। अब आती हैं गाइज बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित हुआ था भागवत पुराण में, और इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर के राजा थे जो नरेश थे राय सिंह, वो मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ अपने साथ ले आए थे। अब बीकानेर के नरेश जो राजा राय सिंह थे, जो मुगल कलाकारों के दक्षता से प्रभावित हो गए थे, तो उन्होंने कुछ कला को लाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो उनमें थी उस्ता कला, तो उस्ता अली रज्जा और उस्ता आमिद रुकनुद्दीन।
प्रमुख थे उस्ता रुकनुद्दीन, और ये एक और था ना कलाकार, वो कौन सा था, उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है। इन दोनों कलाकारों की वजह से ही ये कला आगे बढ़ती गई और चित्रकारिता बीकानेर शैली का उद्भव होता गया चित्रकारी में। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। एक तो मथेरण परिवार और पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था और इस परिवार ने ऊँट के खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की है। यानी ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण किया है, सोने का रंग भरा है, सोने को गोदा है। और अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। अकबर ने इन कलाकारों को, दोनों कलाकारों को बुलाकर इनको सम्मान किया था। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। इनके समय के प्रसिद्ध कलाकार में हुए हैं बीकानेर में अनूप सिंह के टाइम के रामलाल, अली रज्जा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। रामलाल, अली रज्जा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। और महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए हैं और इस समय ये शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है, यानी उत्साह के और फेमस और प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब तो ये शैली नीचे जा रही है थोड़ी थोड़ी, यानी चरम सीमा पर है। मतलब 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने हैं, उनकी रंगत की अलग है, यानी उनकी रंगत की अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तन वंगी कोमल ललनाओं का अंकन नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग हुआ है। तो एक बार और फिर से सुन लो, किस किस के कलर का प्रयोग हुआ है। नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ भी पहनी गई है, यानी शाहजहाँ और औरंगजेब शैली का भी यहाँ पर पगड़ियों के साथ में ही यह मारवाड़ी पगड़ी, ऊंची पगड़ी होती है, इनका भी उल्लेख मिला है। और ऊँट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूत संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को इन चित्रों में मिलती हैं। और बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयना विराम आकृतियाँ भी इसी शैली की विशेषता हैं। यहाँ फव्वारों और दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो मोटे तौर पर बीकानेर शैली को देखा जाए, यहाँ पर 2 कलाकार हुए हैं। अभी 2 कलाकार कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। वे 2 कलाकार थे, एक तो था उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये मुग़ल कलाकार थे। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ है और ये राजा राव राय सिंह के समय चित्रित मिले हैं, भागवत पुराण में मिले हैं। और इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं कौन सी पुराण में? भागवत पुराण में। और इसके प्रमुख रंग कौन कौन से भरे गए थे इसमें हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। और ऊँट, हरिण, बीकानेर रहन सहन, राजपूती संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। उस्ता कला को भी बारे में बताया गया है और दर्शाया भी गया है। और यहाँ पर महाराजा अनूप सिंह के टाइम पर दर्शाया गया था। और राजस्थान में जो कवि हुए हैं उनकी हिंदू कथाओं को संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार पर सैकड़ों चित्र बनाए गए हैं, जो कि 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी चित्रों का विशेष रूप से दर्शाया गया है। तो कल पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली।
इस पार्ट को यहीं पर बंद करते हैं। छोटी सी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।